छत्तीसगढ़ की जो मुख्य समस्या रही है पलायन की, किसानी का काम खत्म होता है तो यहाँ से अधिकांश गांव से लोग दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। बच्चा भी माइग्रेट होता है, पेरेंट्स के साथ चला जाता है, वहाँ जाके काम करता है। तो इस तरह के दूरस्थ इलाकों में बच्चों की जो ट्रैफिकिंग हो रही है, तब पेरेंट्स के साथ जा रहा है वो, उसके लिए आयोग क्या करता है? यदि हमारे बच्चे केवल इस वजह से बाहर जा रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है तो सचमुच मुझे हृदय की गहराइयों से इससे दुख महसूस होता है। कुछ विभ्रमी लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों का शोषण निज स्वार्थ के लिए करते हैं। इन पे नकेल कसना जरूरी है। एक जो बात आम आदमी के मन में है कि अगर वो परेशान है या उसका बच्चा परेशान है या वो बच्चा किसी मदद की आस रखता है, तो आयोग तक पहुंचने का क्या माध्यम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो है 1098, सहज भाषा में याद करने का। 1098। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा आप किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कुछ अव्यवस्था, अनुचित कुछ भी देखते हैं तो आप तत्काल रूप से 1098 पे फ़ोन कर दीजिए। साथियों, ये नंबर याद रखिएगा। वर्णिका जी ने कहा 1098 1098। बिना आपके नाम का उल्लेख किए त्वरित रूप से कार्यवाही होगी। साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम के पॉडकास्ट स्टूडियो में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा जी आई हुई हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। साथियों, वर्णिका जी को बुलाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ अक्सर पलायन से, बाल श्रम से, बाल विवाह से, अशिक्षा से और पॉक्सो से प्रभावित है। और वो जब से दायित्व को संभाल रही हैं तब से लगातार वो इस दिशा में काम कर रही हैं। शहर की गलियों में बच्चे मेहनत मजदूरी करके जीविका चला रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और छत्तीसगढ़ बाल अपराध से और बाल श्रम से कैसे मुक्त होगा, इन विविध विषयों पर आज वो बताएंगी। और वो क्या प्रयास कर रही हैं और आयोग का क्या काम है, और हम सब आयोग से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। तो वर्णिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। आप इस दायित्व को संभाल रही हैं। छत्तीसगढ़ में जो मैं 3-4 बातें आपसे जानना चाहूँगा कि अभी भी गाँव में कम उम्र में लड़कियों की शादी हो रही है जी। और शहरों में अभी भी गलियों में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। तो आपका आयोग, एक तो पूरी बात बताएं कि आयोग करता क्या है और अभी आप क्या कर रहे हैं? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जहाँ पे मेरे वरिष्ठ जन और ईश्वर ने मुझे एक दायित्व दिया जिसे आप सबने अध्यक्ष कहा। और इस अध्यक्षीय दायित्व के दौरान कुछ विषय हैं जिनके लिए आयोग का गठन हुआ। आयोग को धारा 13, 14 और 15 के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसी शक्तियां जिनमें धारा 13 कहती है कि आप किसी विषय का संज्ञान ले सकते हैं। धारा 14 कहती है कि आप इसके तहत कार्यवाही कर सकते हैं। वहीं धारा 15 कहती है कि आपको निर्णायक या निराकरण की ओर अग्रसर होना है। इसके अलावा भी कुछ विषय हैं, जैसे धारा 44 के तहत हम पॉक्सो के मामलों का अनुश्रवण भी करते हैं। लेकिन आयोग का गठन जिस 2005 के एक्ट के केंद्रीय नियम के अंतर्गत हुआ था, और क्रमशः 2009 से यहाँ पे भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई। ये समस्त धाराएं, ये समस्त स्थापनाएं किन विषयों को लेकर के हैं? तो इनका जो ध्येय है या आधारभूत विषय है, और किन विषयों की निगरानी करनी है और किन विषयों पे नकेल कसने की कार्यवाही करनी है, तो ये है हमारे बच्चों के अधिकार के संरक्षण से जुड़े विषय। कौन से अधिकार? प्रश्न यदि है तो उत्तर आएगा कि बच्चों के जीवन जीने का अधिकार, कहीं उसका तो हनन नहीं हो रहा है। बच्चों के विकास का अधिकार, जो समस्त उनको विकास के लिए आवश्यक
वस्तुएं हैं, जो परिवेश है, जो उपयुक्त शिक्षा है, जो उपयुक्त माध्यम है, वो उपलब्ध हैं कि नहीं? उनके जीवन जीने के अधिकार में शिक्षा है, अच्छा स्वच्छ जल है, उच्च पोषण आहार है, ये समस्त चीज़ें जो उसके लिए आवश्यक हैं, ये उसको मिल रहे हैं कि नहीं? एक तरफ मैंने बात की जीवन जीने के अधिकार की, तो दूसरी तरफ मैंने बात की जीवन के विकास की। अब मैं तीसरी बात करूँगी सुरक्षा की। क्या हमारे बच्चे किसी भी समय, किसी भी स्थिति में सुरक्षित हैं कि वो अपने जीवन जीने के अधिकार और विकास को संवर्धित कर सकें? तो इस विषय का चिंतन भी हमको करना है, जिसे आप सामान्य भाषा में गुड टच, बैड टच, यहाँ से ले जाके सेफ टच की स्थिति में लेके आए। जिन पॉक्सो प्रकरणों की आप बात कर रहे थे, तो 2012 के एक्ट में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि हमारी बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद बात आती है बच्चों की सहभागिता के अधिकार की। ये चौथा और महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। हम बच्चों के जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। इन दोनों विषयों पे हम हल्ला भी कर लेते हैं, जोर से भी बोल लेते हैं, सुरक्षा पे भी जागरूकता दिखा लेते हैं बहुत से क्षेत्रों में, और अधिकाधिक क्षेत्रों में नहीं भी दिखा पाते हैं। आंखें मूंद लेते हैं तो नहीं कहूंगी, पर चौथा और महत्वपूर्ण स्तंभ जिस पे अभी तक हमने कुछ भी नहीं सोचा है, या कहीं सोचा है तो अंश मात्र है, वो विषय है सहभागिता का अधिकार। हम बच्चों की सहभागिता अब तक कितनी सुनिश्चित कर पाए हैं? आप भी मुझसे साक्षात्कार ले रहे हैं। आप बताइए, सबसे ज़्यादा हनन सहभागिता के अधिकार का बाल्यकाल से हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आपका भी उत्तर हाँ में आएगा। ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो भी सर्वाधिक मात्रा में अपने हैंड्स रेज़ करेंगे, हाँ, सहभागिता के अधिकार का हनन हुआ है। क्योंकि जब हम बोलते हैं शादी-ब्याह के माहौल में कि हमको इस विषय में कुछ बोलना है, तो हम बच्चों से कहते हैं, "नहीं, ये आपका विषय नहीं है, जाइए आप।" जबकि सबसे उत्सुकता, उल्लास बच्चों का विषय होता है। बच्चों से ओपिनियन ही नहीं लेते। बस इतना तुमको बता देना है, इग्नोरेंस देते हैं, इम्पोज़ करते हैं और अपना इंटेलेक्ट ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। जो ट्रिपल आई फैक्टर है, ये सहभागिता के अधिकार का हनन करते हैं। तो इसको किस प्रकार से लाना है? इन तमाम बातों में हम आयोग तत्पर रहते हैं और सक्रिय रहते हैं, इसकी निगरानी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आरटीई का जो एक्ट है 2009, उसके तहत बच्चों को जो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अच्छे विद्यालयों में, समस्त किसी भी विद्यालय में जो उनका एक स्थिति सुनिश्चित किया गया है, उनकी सीटें सुनिश्चित की गई है। क्या उनको उस द्वार से उपयुक्त स्थान मिल पाया? मिल पाया तो क्या उनके साथ उपयुक्त सामंजस्य बिठा पाए? उपयुक्त सामंजस्य बिठा पाए तो क्या उनको समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ उसी मात्रा में मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए? ऐसी तमाम बातों का हम सोच रखते हैं। फिर उसके बाद एक्ट आता है 2012, जो पॉक्सो का एक्ट है। बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार का यदि अ, अनाचार या किसी भी प्रकार का शोषण होता है, तो उस स्थिति में हम त्वरित रूप से सतर्क रहते हैं। केवल अप जो उन्होंने दुष्कृत्य किया है, उनको उनका अंजाम तो दिलाना ही है, परंतु दूसरा विषय, बच्ची को सामाजिक न्याय मिलने तक के भी आयोग कटिबद्ध रहता है। अब बात आती है 2015 के जुवेनाइल जस्टिस की, जिसमें हम हमेशा से देखते आए हैं कि बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक सीएनसीपी बच्चे, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। ऐसे बच्चे, इनकी 9 कैटेगरी डिवाइड की गई है। जी। ऐसे बच्चे जो अभ्यर्पित हैं, जो समर्पित हैं, या जिनको किसी भी प्रकार से दबाव डाल के किन्हीं गलत रास्तों पे ले जाया जा रहा है,
नशा या अवैध व्यापार में लिप्त किया जा रहा है, बाल श्रम अनावश्यक रूप से कराया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है। ऐसे कुल मिला के 9 कैटेगरी बताई गई है। अब ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हैं और उनका कोई भी संरक्षण देने वाला नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता हैं परंतु वो अपने बच्चों का ध्यान रख पाने में अक्षम हो चुके हैं और बच्चे के जीवन जीने का समुचित अधिकार उसको नहीं मिल पाया है। तो ऐसी स्थिति में सीडब्ल्यूसी यानी बाल संरक्षण समिति के समक्ष बच्चे प्रस्तुत होते हैं और उनका उपयुक्त नियोजन बाल या बालिका गृह में किया जाता है। वहीं पे सीसीएल बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी विधि से संघर्षरत बच्चे। हम कभी भी ये नहीं मानते कि बच्चों से किसी भी प्रकार का अपराध होता है। सबसे पहले हमको अपनी भाषा में सुधार की आवश्यकता है यहाँ पे। तो ऐसे बच्चे जिनसे किसी भी प्रकार का कोई अज्ञानता से या किसी भी प्रकार से कोई गलती हुई है, तो उस स्थिति में बच्चों को एक गृह में रखा जाता है जिसे बाल संप्रेक्षण गृह कहते हैं और इसमें एक सुधारात्मक गृह है जहाँ पे बच्चों के साथ एक उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए उसके जो अच्छे गुण हैं उनके विकास पे जोर दिया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है और तदुपरांत उसको आपको मैं यहाँ तक ये बता दूं कि बच्चों का नाम तक के उजागर नहीं किया जाता, उनकी तस्वीरें भी उजागर नहीं की जाती और उनके साथ बिल्कुल मर्म स्पर्शी व्यवहार किया जाता है और उसके उपरांत एक अच्छे नागरिक के रूप में उसको वहां से विदा किया जाता है। आयोग जो करता है आपने बहुत अच्छे से बताया। छत्तीसगढ़ की जो मुख्य समस्या रही है पलायन की, हुँ, किसानी का काम खत्म होता है तो यहाँ से अधिकांश गांव से लोग चले जाते हैं, जी। दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। बच्चा भी माइग्रेट होता है, पेरेंट्स के साथ चला जाता है, वहाँ जाके काम करता है। तो इस तरह के दूरस्थ इलाकों में बच्चों की जो ट्रैफिकिंग हो रही है, मतलब पेरेंट्स के साथ जा रहा है वो, उसके लिए आयोग क्या करता है? और सबसे बढ़िया मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बच्चों का ख्याल तो कर रहे हैं, पर इसके पीछे अभिभावक की भी मजबूरियां हैं, आर्थिक अभाव है, सक्षम नहीं है, बच्चों को लेके वो जाता है। ये आयोग क्या करता है इसमें, या आप क्या सोचती हैं? देखिए ये जो आपने समस्या बताई, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और हम बहुत ही जल्दी इसकी ओर एक शोधपरक दृष्टि से हम्म, और सार्थक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। एक देखने में छोटे लगे, घाव लगे, करे गंभीर, जी। ऐसा एक बात बताना चाहूँगी। फिर उसके बाद दीर्घकालिक और बड़े प्रयासों का भी ज़िक्र करती हूँ। हमने दूरस्थ वनांचलों में ये बहुत ही गंभीर समस्या है जो दिल को उद्वेलित कर देती है, परेशान कर देती है। पलायन की आज वजह। हमारे बच्चे जिनको आज हम जिस जगह पे रह जाएँ वहाँ से 3 या 4 दिन दूर रहने में तकलीफ़ होती है और महज़ कुछ रुपयों की खातिर जो जीवन जीने के अधिकार भी नहीं बल्कि मिनट टू मिनट की आवश्यकता के लिए ज़रूरी हैं। यदि हमारे बच्चे केवल इस वजह से बाहर जा रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है, तो सचमुच मुझे हृदय की गहराइयों से इससे दुःख महसूस होता है और इस पे हम एक सूक्ष्म स्तर से लेके बृहत स्तर तक कार्य करने की योजना में आरंभ कर चुके हैं योजना के लिए। किस हेतु से आगे बढ़ना है? तो हमने ये सोचा है कि इसके प्रत्येक कोने को हमको तलाशना है। कुछ विभ्रमी लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों का शोषण निज स्वार्थ के लिए करते हैं। इन पे नकेल कसना ज़रूरी है। अभी कुंटा से कुछ क्षेत्रों में मैं स्वयं गई थी उन क्षेत्रों में और आयोग प्रत्येक स्थानों में पहुँच रहा है। चाहे वो दक्षिण में हम कुंटा की बात कर लें, बस्तर पे। हाँ, बस्तर का इलाका, चाहे हम मध्यवर्ती इलाके में महासमुंद के सुदूर उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्रों की बात करें, हम रात में 12:30 बजे भी कार्यवाही करने पहुँचे हैं इन स्थानों में। और आपको बता दें कि अब तक जो हुआ मैं नहीं जानती,
पर अब आयोग सतर्क है और प्रत्येक व्यक्ति भी सतर्क हो जाए जो हमारे बच्चों के बचपन से खिलवाड़ कर रहा है। हमने छोटी-छोटी कार्टून के स्वरूप में गिन्नी और बिन्नी का प्रतिरूप रख के एक कॉमिक्स का निर्माण किया है। छोटे-छोटे कार्टून पुस्तिकाओं का आप एक निर्माण किया गृहिणी है, हैं, जिससे बच्चियों में गिन्नी और बिन्नी के माध्यम से हर जागरूकता लाई जा बच्चे सके। की और ये जो बच्चों चिंता के की विभ्रमी लोग लेके बचपन जाते हैं, के साथ कहीं न कहीं पालक भी उनको लेके चले जाते हैं और केवल लेके चले नहीं जाते बल्कि उन स्थानों में व्यस्त बच्चों के साथ करती हैं कुछ या प्रकार पारिवारिक के क्लेश तो नहीं होता आपकी व्यस्तता के कारण? अनाधिकृत्य कृत्य भी किए जाते हैं। हुँ। तो उस स्थिति में हम जागरूकता ला सकते हैं, नकेल कस सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं। पर इन सब बातों में ये तो विधि संबंधी चीजें हुई, पर सामाजिक जागरूकता लाने की एक बड़ी पहल करने की भी बहुत ज़रूरत होगी, तभी हम कुछ कर पाएँगे। ये जो बस्तर का इलाका है, लंबे समय से नक्सल से प्रभावित रहा, मुठभेड़ हुई, अत्याचार हुए, हत्याएँ हुई, बहुत से बच्चे यतीम हुए हैं, अनाथ हुए हैं। तो आयोग ऐसे अनाथ बच्चे न केवल बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ में हाँ, हाँ। अगर अनाथ बच्चों की जानकारी मिलती है तो आयोग क्या उसमें पहल करता है? तुरंत, और इस पे हमारे पास एक अच्छी व्यवस्था है, आईपीसीएस की टीम है, डीसीपीयू जो टीम होती है जी। उनकी, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो होती है, उसमें बच्चों के लिए स्पेशली जो एसजेपीयूज होते हैं, बाल कल्याण अधिकारी होते हैं, जो सीडीपीओज होते हैं और उस क्षेत्र के डीपीओ, ये सभी मिलके इन्हें सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। सीडब्ल्यूसी यानी कि बाल संरक्षण समिति, वहाँ पे बच्चे का पूरा डिटेल एकत्रित किया जाता है और बच्चे को उपयुक्त या तो बालिका गृह या बाल गृह में रखा जाता है। बिल्कुल एक घर के जैसा परिवेश होता है, जहाँ केवल रख देना उद्देश्य नहीं है, जी। बल्कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए भी, जिसे आप कह सकते हैं कि बड़े स्कूलों के जो हॉस्टल होते हैं, कई-कई जगह तो आपको वो भी स्थिति देखने में मिलेगी। मैं बताना चाहूँगी कि मैं दंतेवाड़ा के बालिका गृह में गई थी। जी। ऐसे एक आध जगह का ही नहीं, कई जगहों के बालिका गृह में जहाँ जाना हुआ, मैं दंतेवाड़ा का विशेष रूप से उल्लेख करूँगी क्योंकि वो हमारे जनजातीय क्षेत्र के सुदूर वनांचल का एक स्थान था। मैं दोनों ही वनांचल का ज़िक्र करूँगी, बाल और बालिका गृह का। वहाँ मैं गई, वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चियाँ कोई भी प्रशिक्षित संगीतज्ञ नहीं थीं। परंतु उनका संगीत कौशल आप देखते, आप उनका कला कौशल देखते, उनका वैज्ञानिक अभिरुचि देखते, अद्भुत था। और उनके पालक नहीं थे, किसी बहुत बड़े स्कूल की नहीं थी मेरी वो बेटियाँ, पर उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा थी। एक बच्चा जिससे मैं संप्रेषण गृह में मिलती हूँ जगदलपुर में, वो बच्चा जब उससे भेंट होती है, तो उस समय तो मेरी आँख में शायद नमी आ गई थी। बच्चे ने जो मुझसे आग्रह किया, वो बहुत ही मर्मस्पर्शी था। मैंने कहा, बेटा, तुम किसके अन क्या हुआ था तुमसे?" जो उसने विषय बताया वो सचमुच हीनियस के अंतर्गत आता है, यानी गंभीर प्रकरण। पर वो बच्चा इतना संवेदनशील और इतना, छत्तीसगढ़ी में बोलूँ तो मयारुक था। तो मुझे उसके व्यक्तित्व से जुड़ता वो पहलू नहीं दिखा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी रुचि किसमें है? तो उसने कहा, मेरी गणित में बहुत रुचि है। मैंने कहा, अच्छा? फिर मैंने उसके संरक्षकों से पूछा कि बताइए, जो उस गृह के अधीक्षक थे, उन्होंने बताया इसका 74% आया है। वाह! तो मैंने कहा, अच्छा, तो बेटा अब तुम 1 आध महीने में यहाँ से चले जाओगे? आगे अच्छे से करना 11th में जब आप गणित विषय लोगे। नहीं मैम, उसके लिए आप मुझे यहीं रखिए, क्योंकि जब मैं वहाँ जाऊँगा, तो मुझे फिर से इसी की ओर ढकेल दिया जाएगा, जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने कहा, क्या तुम्हारे पालक नहीं हैं? बोले, पालक ही ये बोलते हैं। वो परिवेश ही ये बोलता है, यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मैं वहाँ एग्ज़िस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो आप ये बताइए, किस दिशा में समाज है? किसको समझाने की ज़रूरत है? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है ये। जी। सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, सिर्फ़ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, सिर्फ़ कानून की ज़िम्मेदारी नहीं, सिर्फ़
समाज की भी ज़िम्मेदारी नहीं, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हमने क्या परिवेश बनाया है। बड़ा प्रश्नवाचक हम सबकी ओर है, जो कदाचित रात में हमारी नींद पूरी नहीं होने देगा। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए तो माता देव की बहुत अच्छे से बन जाते हैं। मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, मेरा बच्चा उस बच्चे से अच्छा परफ़ॉर्म करे। जीत तो उस दिन होगी ना जब हम रास्ते चलते हर बच्चे की यशोदा माँ बन जाएँ। नंद बाबा बन जाएँ। तो ये दृष्टि जिस दिन बदलेगी, उस दिन सृष्टि सुधरेगी, ऐसा मुझे लगता है। एक जो बात आम आदमी के मन में है कि अगर वो परेशान है या उसका बच्चा परेशान है या वो बच्चा किसी मदद की आस रखता है, तो आयोग तक पहुँचने का क्या माध्यम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो है 1098 सहज भाषा में याद करने का। 10 ग्र 9 8 1098 कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा कोई भी किसी भी आप भी रास्ते में अभी यहाँ से निकल रहे हैं इस पॉडकास्ट के बाद, आप किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कुछ अव्यवस्था, अनुचित कुछ भी देखते हैं, कुछ भी यानी कुछ भी, तो आप तत्काल रूप से 1098 पे फ़ोन कर दीजिए। साथियों ये नंबर याद रखिएगा। वर्णिका जी ने कहा 1098 1098। बिना आपके नाम का उल्लेख किए त्वरित रूप से कार्यवाही होगी। तो क्या आपको इसमें न्यायिक अधिकार भी मिला हुआ है? जी, मैंने बताया अच्छा। आपको, हम संज्ञान लेते हैं, स्व-संज्ञान भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे पास आके जब आवेदन करेंगे तभी हम लेंगे। कुछ सो मोटो कहते हैं जैसे, हम स्व-संज्ञान भी लेते हैं कुछ प्रकरणों में। जैसे मुझे अब अखबार के माध्यम से जानकारी हुई, मैं सुबह का अखबार पढ़ रही हूँ, 11 बजते तक के उस विषय पे संज्ञान हम ले लेते हैं, अनुशंसाएँ जारी कर देते हैं, कार्यवाही की भी अनुशंसा कर देते हैं हम। तो ये स्वच्छ पुष्टि मंगाना, स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाना, ये आयोग का काम है। आपको एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। सर्जरी तो ऑर्थोपेडिशियन कर देते हैं, जी, अस्थि रोग विशेषज्ञ कर देते हैं, पर जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना कि प्रॉपर उसमें अभ्यास कराना, बिल्कुल। ये काम आयोग का। बिल्कुल यही हम करते हैं। ये एक और जो ज्वलन समस्या अभी आ रही है साइबर क्राइम की, जी, बच्चों के साथ जी, साइबर जी, क्राइम जी। का मामला, इस पर आयोग किस तरह संज्ञान लेके काम कर रहा है अभी? इस पे कुछ देशों में कानून बने हैं। और जल्द ही हम इस ओर अग्रसर भी हैं। अपने यहाँ भी होंगे ऐसे कानून, लेकिन हम लोग किस देश में हैं कि स्वस्फूर्त जब आत्म-विवेक से कोई चीज़ होती है ना, तो वो बहुत अच्छी होती है। हम लोग इसीलिए सशक्त पालक समृद्ध प्रदेश करके एक अभियान भी एक हमारी योजना है आयोग की जो हम करते हैं। इवन यदि पालकों को इसके माध्यम से जागरूक करते हैं जगह-जगह ये कार्यक्रम करके, तो वहीं पे हम बाल चौपाल लगा के अपने बच्चों को भी समस्त कुरीतियों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। जिसमें ना बाल चौपाल एक बिना औपचारिकता के एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी गूंज इन दिनों छत्तीसगढ़ में बहुत शानदार तरीके से है और बच्चों के ओर से जो खुल के रिस्पॉन्स आ रहा है वो देखने योग्य है। गाँव के कोने-कोने से सुदूर बस्तर के कोने से मेरे सोशल मीडिया वॉल पे लिख के आता है, दीदी हमारे यहाँ भी बाल चौपाल लगाइए। इसका कारण मैं बताती हूँ, ये खुले में पेड़ की छाँव के नीचे प्राकृतिक परिवेश में लगने वाला चौपाल है, जिसमें कोई टेबल कुर्सी नहीं होती। बिल्कुल एक चौपाल की भांति लगता है। वहाँ पे समस्त अधिकारी गण भी उपलब्ध होते हैं, पर हम बच्चों के साथ खुल के उनकी समस्याएँ सीधे संवाद बच्चों के साथ होता है। कई बच्चे जो खुल के नहीं बोल पाते हैं उनसे एक्ट के ज़रिए कई-कई माध्यमों से साइकोलॉजी के विभिन्न डायमेंशंस के ज़रिए बात करते हैं। खुल के अपनी प्रतिभाएँ दिखाते हैं बच्चे उस चौपाल में, अपने मन की बात करते हैं। इतना खुल के करते हैं और इतने आनंद के साथ करते हैं और सबसे ज़ोरदार ताली तब बजती है जब बच्चे बताते हैं हमारे गणित के वो गुरुजी नहीं आ रहे थे और गणित के गुरुजी सामने में खड़े होके बोलते हैं कि नहीं मैं
पक्का आऊँगा और मैं अधिक समय तक पढ़ाऊँगा। तो बच्चों के अंदर इतनी खुशी की लहर दौड़ जाती है, फिर गुरुजी के साथ बच्चे सीधा संवाद करते हैं। गुरुजी का स्नेह भी अपने बच्चों के प्रति दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छे पायदान को लेके जाती हैं। इसी चौपाल में हमको एक से एक प्रतिभावान बच्चों से मुलाकात हो रही है, जिनको हम एक-एक मोती के जैसे वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ का एक-एक लइका बहुत प्रतिभावान है। हमर एक-एक लइका के अंदर वो गुण विद्यमान है ना कि हीरा असन जगमगात है वो गुण ह। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक-एक गुण को मोती की माला में पिरो रहे हैं और अपनी छत्तीसगढ़ महतारी का सुंदर अलंकार बनाने का एक गिलहरी प्रयास कर रहे हैं हम। तो बच्चे चौपाल में अपने साथ हो रहे विषयों को बताते हैं, उनका तात्कालिक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। तो ये समस्त बातें बच्चों के लिए जागरूकता की हो रही है। वहाँ पे हम मोबाइल के प्रति बच्चों को जागरूक करते हैं कि ब्लू स्क्रीन जो रहती है वो किस प्रकार से आँखों की रोशनी को कम करती है। उनको मॉडल के माध्यम से बताते हैं कि कैसे ब्रेन फॉग आता है और आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। इन सब का बहुत अच्छा प्रैक्टिकली उत्तर पढ़ाया नहीं जाता, बस एक्टिंग और मनोरंजन, ज्ञान-विज्ञान इसके ज़रिए बताया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। वैसे ही हम ये तो हुई पालकों की बात, ये तो हुई बच्चों की बात। अब शिक्षकों के लिए भी टुवर्ड्स मोर सेंसिटाइजेशन, वन मोर स्टेप इज़ अहेड एंड दैट इज़ मोर मयारू गुरुजी। मोर मयारू गुरुजी भी हम जगह-जगह कर रहे हैं। मोर मयारू गुरुजी में शिक्षक भी अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, हम केवल एक पक्ष को देखते क्या हैं। स्कूलों में ये किया जा रहा है कि अलग से? स्कूलों में आयोग किन्हीं-किन्हीं अच्छे स्थानों में शिक्षकों का भी अधिकार है कि उनके प्रति भी हम संवेदनशील हों। सब पक्षों के प्रति संवेदनशीलता ज़रूरी है, तभी हम एक संवेदनशील समाज को गढ़ेंगे ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शिक्षकों के लिए भी मोर मयारू गुरुजी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन है, जिसमें विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से टुवर्ड्स मोर सेंसिटाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हम उनके लिए कार्यक्रम का बहुत ही रोचक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। समसामयिक समस्याएँ कभी-कभी उभर के आती हैं, तो उस समय में सबका एक साथ भी कुछ करना होता है आयोजन। कार्यशाला, तो ऐसी एक कार्यशाला है आह्वान, जिसमें पुकार की जाती है कि समसामयिक रूप से यदि ये समस्या आई है, तो इसमें किस प्रकार से पालकों को, बच्चों को और शिक्षकों को एक साथ इसका सामना करना है। तो इसका मैकेनिज़्म डेवलप करने के लिए एक कार्यशाला है जिसका नाम आह्वान है। जी। एक आयोग तो बहुत पहले से है। आप जब से इसका दायित्व सँभाली हैं, आयोग के पिछले कार्यकाल और अभी आपके कार्यकाल में क्या आपने अंतर महसूस किया और आप क्या सुधार कर रही हैं? क्या बदलाव आया है? कुछ ग्राफ? नहीं, सभी व्यक्ति जो भी आए उन्होंने अपनी-अपनी कार्यशैली के अनुसार कार्य किया। मैं जो कर रही हूँ, वो मेरी कार्यशैली है और आयोग निश्चित ही एक संगठित और सशक्त रूप में काम करेगा। ईश्वरीय कृपा सदैव बने रहे। बस मेरी अपनी जो कार्यशैली है समर्पण की, उसी समर्पण भाव से मैं अपना कार्य कर रही हूँ। केवल गर्व स्पर्शी कार्य ना हो, मर्म स्पर्शी कार्य हो, ऐसी मेरी प्रार्थना भगवान से। कुछ नया करने का जो आपके भीतर भाव है, आप हमेशा एक समाज सेविका रही हैं, लगातार समाज में जाती रही हैं, तो कुछ नया करने का जज़्बा भी आपके भीतर में है, तो क्या आयोग में ऐसा कोई प्रयोग करती हैं, कर रही हैं? बिल्कुल, अभी-अभी हमने आने के उपरांत जैसा कि अध्ययनशीलता और उसका वाचन समाज के हित में करना मेरा मूल स्वभाव रहा है। तो जिसे आप शायद वक्ता कहते हैं और ये मैं पिछले 2009 से करते आ रही हूँ, बहुत सारे संघर्षों के पड़ाव के साथ। यात्रा ही है ये। तो इसमें हमने इसी यात्रा में आगे चलते हुए मेरा 16 अप्रैल 2025 को पदस्थापना था और उसके बाद ही तय कर लिया कि एक मंत्र जो होगा वो पूरे तंत्र को सक्रिय करेगा। तो मन में बहुत उथल-पुथल कैसे होगा, क्या होगा? कई दिनों की सोच के बाद हमारे आयोग के सचिव महोदय जो बेहद सक्रिय हैं, उनके साथ में मिलके आयोग के समस्त जनों के साथ एक बैठक हुई और सचिव महोदय भी चूँकि अध्ययनशील हैं, तो हम लोगों ने मिलके एक रक्षक पाठ्यक्रम की अनुशंसा की
और इसके समन्वयक के रूप में हमने कार्य करना आरंभ किया। तो 16 तारीख को ही 2 महीने के उपरांत आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर रक्षक पाठ्यक्रम और सार्थक का विमोचन हुआ। रक्षक एक पीजीडीपीसीआर यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन चाइल्ड राइट्स पे हमने चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन पे आरंभ करवाया। इस पे हमने उन कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएशन की जिसने डिग्री ली हुई हो, वो व्यक्ति इस 1 वर्षीय डिप्लोमा को करेगा। लोगों ने मुझसे पूछा, क्या ये एमएसडब्ल्यू जैसा है? मैंने कहा ना। क्या ये केवल लीगल्स है? मैंने कहा ना। अब आप सुन लीजिए, ये रक्षक पाठ्यक्रम गणपति जी के विराजमान होने के दौरान विमोचित हुआ और मतलब प्रक्रिया में आया। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें एमएसडब्ल्यू, लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पत्रकारिता ऐसे तमाम विषयों के सूंड, कर्ण, मुख और मस्तक के साथ जब एक सिलेबस निर्मित हुआ तो वह था रक्षक। और ये रक्षक पाठ्यक्रम जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। जी। ग्रेजुएशन वाला कोई भी व्यक्ति इस पाठ्यक्रम को कर सकता है, परंतु स्पेशलाइज्ड वे पे, विशेषीकृत रूप पे, केवल बाल अधिकार संरक्षण पे नियमित एकमात्र पाठ्यक्रम साबित हुआ ये। कदाचित ये पूरे देश का प्रथम पाठ्यक्रम है जो केवल बाल अधिकार संरक्षण पे बेस्ड है। तो इसको लेके एक बहुत खूबसूरत सी गूंज पूरे प्रदेश में आई और माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों द्वारा इसका विमोचन हुआ था। और 3 माह के भीतर हमने 6 यूनिवर्सिटीज के साथ इसका एमओयू कर लिया और इस सत्र से इन 6 यूनिवर्सिटी में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, आंजनेय यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, शंकराचार्य यूनिवर्सिटी और सरगुजा विश्वविद्यालय जैसे तमाम 6 विश्वविद्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख ही माननीय महिला बाल विकास मंत्री और आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के सामने इसका एमओयू हुआ यूनिवर्सिटी और आयोग के मध्य और ये संचालन में आने को है। बहुत अच्छा विजन है, अच्छा प्रयास ये है। एक नवाचार। दूसरा हमने सार्थक की ओर मूव लिया है। सार्थक मुख्यमंत्री बालोदय योजना के तहत तो बच्चों को एक समुचित राशि मिलती ही है, परंतु उनकी कुटुंब तक की सुनिश्चितता हो जाए। जो सीएनसीपी बच्चे जिनकी मैंने बात की थी, 18 वर्ष तक के तो उनकी देखरेख सुनिश्चित है, परंतु 18 वर्ष के आगे भी उनकी देखरेख की कम से कम उनके परिवार बस्ते तक की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। सिर्फ सुरक्षा नहीं, उनकी समुचित गृह व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। ऐसे विषयों को लेके हमने सार्थक अभियान लॉन्च किया। दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा रहता है वर्णिका जी, और बहुत अच्छी प्लानिंग्स बनती है उच्च स्तर पे। लेकिन अक्सर आम आदमी थक जाता है सरकारी सिस्टम में, और निचले स्तर के क्रियान्वयन की समितियां जो होती हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं, इस समस्या से आप कैसे निपटती हैं और कैसे निचले स्तर तक अच्छा काम हो इसकी व्यवस्था करती हैं? क्योंकि बहुत सी शिकायतें भ्रष्टाचार की आती हैं, बाबूश्री की आती है, लेट लतीफ़ी की आती है, शोषण की आ जाती है। एक आपने प्रश्न जो पूछा है वास्तव में कहीं-कहीं का ये कहीं-कहीं नहीं अधिकांश जगहों में ऐसा देखने सुनने में होता होगा। परंतु जिस दिन से मैंने आयोग का काम लिया है तो आयोग एक परिवार की भांति कार्य कर रहा है। एक सुंदर परिवार की भांति काम कर रहा है। मैं पता नहीं क्यों पर मैं ये मानती हूँ कि प्रकृति का एक प्रारब्ध होता है और वो आपकी तैयारी करवाता है। प्रकृति भी तो आखिर आपकी माँ है ना। माँ किसी यात्रा में भेजने के पहले एक बच्चे की कितनी तैयारी कराती है। जी। एक परीक्षा देने के पहले माँ समस्त तैयारी का ध्यान रखती है। उसके कॉपी पुस्तक का ध्यान भी पिता रखता है। उसके नहाने धोने का ध्यान भी माँ रखती है। उसको दही शक्कर खिलाने तक का ध्यान भी माँ रखती है। वैसे ही प्रकृति माँ ने भी एक प्रारब्ध तय किया है। मुझे भी आयोग में आने के पूर्व पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को पढ़ने, लिखने और आत्मसात करने का सुअवसर ईश्वर ने प्रदान किया और यही मेरी यहाँ आने के पूर्व की
1 डेढ़ वर्षीय तैयारी थी। आज मैं जब प्रत्येक कदम लेती हूँ, तो लोक माता के प्रत्येक भाव मेरे लिए निर्णय लेने में बहुत ही प्रभावशाली साबित होते हैं। अपने जो महान योद्धा हैं, जिनको अध्ययन किया है और क्षेत्र में जो मैंने छोटे-छोटे महीन से महीन वनांचलों में काम किया है। आज आप दंतेवाड़ा जाइए, 60 से 70 परिवार मेरे हैं। जगदलपुर जाइए, वहाँ भी इतने ही परिवार, इससे भी थोड़े और ज़्यादा परिवार। आप प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाइए, तो एक जो स्नेह मिलता है, तो ये स्नेह किसी वस्तु आधारित स्नेह नहीं है ये। ये अ, स्नेह आधारित ही स्नेह है। तो ये जो मुझे मिला, ये ईश्वरीय सुंदर एक मेरे लिए प्रतिसाद था, और ये जो मिला है, तो इसी ने मुझे सिखाया कि संघर्षों पे भी हमेशा उत्तर बनना है, प्रश्न खड़ा ही नहीं करना है। बहुत अच्छा। आप एक गृहिणी हैं, समाज सेवी भी हैं। हर माँ और बेटी की एक परिवार की ज़िम्मेदारी भी होती है, जी। बच्चों की देखभाल हो, घर की देखभाल। आप लगातार बाहर सक्रिय रहती हैं, तो हमारी बहनों को, बेटियों को आप बताना चाहेंगी कि आप कैसे संतुलन स्थापित करती हैं? या पारिवारिक क्लेश तभी होता है आपकी व्यस्तता के कारण? नहीं, मेरी प्रत्येक बहन ये सुन भी रही है और वो जानती भी है। एक वर्णिका नहीं, प्रत्येक बहन ऐसा ही सामंजस्य स्थापित करती है। उन बहनों ने जो सामंजस्य स्थापित किया है, उनके आगे ये वर्णिका तो कुछ भी नहीं। नहीं वर्णिका जी, लेकिन फिर भी कामकाजी जो बहनें हमारी, हाँ, परिवार में क्लेश आता है और विवाह संबंध विच्छेद हो जाते हैं, क्या करना चाहेंगी? बहुत बहुत टफ तो रहता है, क्योंकि आप कोई ऐसा सूत्र बताएँ जो आप फॉलो करती हैं, के कारण सब कुछ बैलेंस होता है? लोग ना मानव प्रबंधन कहते हैं, लोग समय प्रबंधन कहते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में जिसको टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। ये ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। मैं जी, कहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं, अपने भाव का मैनेजमेंट कर लीजिए। बहुत अच्छा। इमोशंस का मैनेजमेंट कर लीजिए। आप यदि मानेंगे मैं थक गई हूँ, तो आप थक गई हैं। आप यदि नहीं मानेंगे कि मैं थक गई हूँ, तो आप नहीं थकी हैं। केवल इतनी सी ही बात है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सिर्फ कथनी में नहीं कह रही हूँ, मैं केवल हाँ, यकीन मानिएगा, 4 घंटे का, 5 घंटे का विश्राम लेती हूँ। लेकिन मैं थकती नहीं हूँ। कारण ये कि अगले दिन का उद्देश्य मेरे सपने में भी आ रहा होता है और वो मुझे नींद में भी जगा के रखता है। तो एक जुनून है, सात्विक जुनून है। जी। किसी के अपभ्रंशता के लिए जुनून नहीं, किसी के बुराई के लिए जुनून नहीं, किसी विकार के लिए जुनून नहीं। प्रश्न कभी भी खड़े किया, यदि आवश्यकता पड़ी, तो कल्याण के लिए किया, कलेश के लिए नहीं किया। इसीलिए मैं थक नहीं पाई। मेंटल फटीग भी तब होता है, या आपको शरीर का भी फटीग तब होता है, जब कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। मैंने अपनी धमनियों में किसी भी भावनात्मक कलेश को जमने ही नहीं दिया। दूसरों की गलती से पहले अपनी गलती ढूंढ लेती हूँ। दूसरे आरोप जब लगा रहे होते हैं, तो एक ही बात ध्यान में रखती हूँ कि हम हैं छोटे-छोटे बाल, हमारी लेना तू संभाल। कदम-कदम पे करे गलतियाँ, सद्बुद्धि देना भुला गलतियाँ। हम हैं छोटे-छोटे बाल, हमारी लेना तू संभाल। जब अपने आप को उस ईश्वर को सौंप दिया, तो मानव यदि 4 बातें कहे भी, तो मैं ये मान लेती हूँ कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए और बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। तो मेरी धमनियों में ना कोलेस्ट्रॉल जमने देती, ना किसी की बुराइयों का विकार जमने देती। बस ईश्वरीय आराधना। और जब आप में ना जो बोलते हैं ना, पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल रहेगा, गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है। जब आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है ना, तो आपको बिना मीठा खाए भी चीजें मीठी मीठी प्रतीत होती हैं। जी। मैं अब कुछ और 1-2 सवालों के साथ इस पॉडकास्ट को विराम दूँगा। एक जो छत्तीसगढ़ की समस्या रही है वर्णिका जी, कि अभाव और गरीबी के कारण जी। दूरस्थ इलाकों के बहुत से परिवार धर्मांतरित हो जाते हैं। धर्मांतरण का जो दंश चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसी स्थिति में आयोग का क्या दृष्टिकोण रहता है, या आपका क्या दृष्टिकोण है?
देखिए, आप जो मेरा दृष्टिकोण पूछेंगे, तो धारणा धर्म इत्याहु धर्म धार्यते प्रजा। जो धर्म है, वो धर्म किसी पे ना आरोपित किया जाता है, ना उसको बदले जाने की पराकाष्ठा या चेष्टा करनी चाहिए। धर्म आपका मूल स्वभाव है, आपकी माटी है, आपका विचार है। लेकिन गरीब परिवार दिग्भ्रमित हो जाता है, नहीं, जो शिक्षा से वंचित है, साधुओं से वंचित है, तभी तो वहीं पे प्रभाव ज़्यादा। जो विभ्रमी होते हैं, वो उसी दौरान ही अपने सारे प्रयास करते हैं। किस दीमक गीली या कमजोर लकड़ी पे लगता है, ऐसे ही कुछ दीमक भी ऐसे ही कृत्यों को करते हैं और जल्दी ही हमारे भाई-बहनों में इस प्रकार की जागरूकता आएगी और निश्चित ही आएगी। क्योंकि जो स्वत्व है, उसी में अपनत्व है। कभी भी हम पर विचारों की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अब मैं आपसे ही निवेदन करूँगा कि कोई बात ऐसी मैं नहीं पूछ सका हूँ, या आप क्या कहना चाहेंगी जाते-जाते हमारे दर्शकों को? केवल एक ही निवेदन आप सबसे कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे बच्चों को मेरे बच्चे कह रही हूँ, आपके बच्चों को भी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं हूँ आयोग में, उतने दिन के लिए आप सारे बच्चों की यशोदा माँ होने का दायित्व मिला है। प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि यदि बच्चे मुस्कुराएँगे, तो छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बैठे जब लइका मन ह मुस्कुराही ना, तो वो महतारी भी मुस्कुराही और जब महतारी ह मुस्कुराही, त हमर छत्तीसगढ़ में खुशहाली भी रही और हरियाली भी रही। तो वो माँ के खातिर अपन लइका मन ला खुशी रखो, ओखर मन के अधिकार के सुरक्षा ला करो, ओखर मन के अधिकार के वंचना ला मत करो, यही बात ला कहत हूँ। लेकिन जावत-जावत एक और बात, यदि मोर लइका मन से कोनो भी प्रकार से अतका कन भी यदि ओखर मन के अधिकार के हनन होइस, त इही दीदी 1098 भी डायल नहीं करना पड़ही, सिद्धा उही कोती आ जाही। ये बात ला भी ध्यान ला रखो आप मन। और जेन मन भी मोर लइका मन के बचपन से खिलवाड़ करत हैं, तेन मन अब मोर कार्यकाल में ये आयोग द्वारा सतर्क रहो, सावधान रहो, काबर कि आयोग अपन कार्यवाही में तत्पर है, सुदृढ़ है और कटिबद्ध है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये थी वर्णिका जी, जिन्होंने हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। 1098 1098 ये नंबर सचमुच बच्चों के लिए वरदान के समान है। इस पर डायल करें, कोई बच्चा पीड़ित हो, शोषित हो, जबरिया श्रम उससे कराया जा रहा हो, यौनाचार हो रहा हो, तो वर्णिका जी सामने आएंगी। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका फिर से धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिएगा। आपके आशीर्वाद से ही हम ऐसे अतिथियों को बुलाते हैं। आप सबका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद।